डियर स्टूडेंट्स, अपने नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम लोग आज प्राण भूगोल एवं उसके अन्य विज्ञानों अन्य विषयों के साथ जो संबंध है उस संबंध के बारे में बात करेंगे। प्राण भूगोल पूर्ण रूप से स्वतंत्र न होकर अन्य विज्ञानों से अंतर संबंधित है। देखो, वर्तमान समय में हमारे इस धरातल के ऊपर जितने भी विषय पाए जाते हैं उसमें कोई भी विषय नहीं है जो अपने आप में ये कह सके कि मैं सबसे स्वतंत्र हूँ, क्योंकि हमारी ये जो दुनिया है वो दुनिया सिकुड़ कर इतनी छोटी हो गई है। आपके ग्लोबलाइजेशन के परिणाम स्वरूप एक दूसरे से इतने कनेक्टेड हो चुके हैं कि इस संसार में कोई भी विषय वस्तु कोई कारक कोई तत्व ऐसा नहीं है जो एक दूसरे से स्वतंत्र हो, कि उसके ऊपर किसी दूसरे का कोई प्रभाव ना पड़े। संसार में प्रत्येक तत्व का दूसरे तत्व पर प्रभाव पड़ता है। कुछ वो तत्व दूसरे तत्व से ग्रहण करता है और कुछ मात्रा में तत्व को प्रभावित करता है। तो इसी प्रकार से जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, जो भूगोल है, उसका भी अन्य विज्ञानों से अन्य विषयों के साथ में संबंध है। कुछ प्राणु भूगोल ने अन्य विज्ञानों से ग्रहण किया है और कुछ प्राणु भूगोल ने अन्य विज्ञानों को दिया है। तो पर्यावरण भूगोल पूर्ण रूप से स्वतंत्र न होकर के अन्य विज्ञानों से अंतर संबंधित है। पर्यावरण एक नियंत्रक तत्व है, यानी कंट्रोलर है, ये दूसरों को नियंत्रित करता है, जो भौगोलिक अध्ययन का आधार माना जाता है। हालांकि ये क्या है, दूसरे से कंट्रोलर ज्यादा प्रभावशाली। अतः इसका भूगोल की विभिन्न शाखाओं तथा अन्य भौतिक और सामाजिक विज्ञानों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंध है। किसके साथ इसका डायरेक्ट संबंध है और किसका इनडायरेक्ट संबंध है। भू पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक संगठक, जीव जंतु तथा पादप, मानव भूगोल, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र तथा पारिस्थितिकी से संबंधित है। जीवमंडल के जैविक एवं अजैविक संगठनों की परस्पर अंतर क्रियाओं के कारण दो प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र उत्पन्न होते हैं: जैव तंत्र, भू जैव तंत्र, बायोसिस्टम और जियो बायो सिस्टम्स। जैव तंत्र का अध्ययन जीव विज्ञान में तथा भू जैव तंत्र का पर्यावरणीय भूगोल में किया जाता है। अतः पर्यावरण भूगोल मानव एवं भौतिक भूगोल के मध्य संयोजन कड़ी का काम करती है। देखिए, प्रारंभ रूप से तो जो पर्यावरण है भौतिक भूगोल के ज्यादा निकटतम संबंध है, क्योंकि पहले पर्यावरण का जो अध्ययन था भौतिक भूगोल में किया जाता था, लेकिन तत्व उसमें केवल अजैविक तत्वों को सम्मिलित किया जाता था। लेकिन बाद के अंतर्गत जैसे जैसे इन्वायरमेंट के अंदर चेंज होते गए, इन्वायरमेंट एक स्वतंत्र विषय का आकार ग्रहण कर लिया और उसके अंदर मानव और विभिन्न प्रकार के जैविक तत्व हैं उनका अध्ययन भी सम्मिलित किया जाने लगा। तो मानव का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो इस प्रकार से जो इन्वायरमेंट सब्जेक्ट था उसने मानव भूगोल और भौतिक भूगोल के बीच में एक योजक कड़ी का काम किया। पर्यावरण भूगोल भौतिक भूगोल की शाखा मानी जाती है, क्योंकि भौतिक भूगोल में जीवमंडल के विभिन्न संयोजित मंडलों, वायुमंडल, जलमंडल तथा स्तन मंडल में पाए जाने वाली जैविक एवं अजैविक संरचना का अध्ययन किया जाता है। इन परिमंडलों को पर्यावरण का अभिन्न अंग माना जाता है। जैव भूगोल जीवित वस्तुओं, जंतुओं तथा वनस्पतियों के भौगोलिक वितरण का विज्ञान है। जैव भूगोल की विशिष्ट शाखा के रूप में वनस्पति भूगोल में वनस्पति की उत्पत्ति, वितरण तथा विलोपन का अध्ययन किया जाता है। एक अन्य शाखा के रूप में जीव जंतुओं का वितरण का अध्ययन प्राणी भूगोल में किया जाता है। ये दोनों शाखाएं पर्यावरण भूगोल से संबंधित है, क्योंकि जीव जंतु पर्यावरण के विशिष्ट घटक के रूप में पर्यावरण से नियंत्रित होते हैं तथा विपरीत रूप से प्रभाव भी डालते हैं। अतः पर्यावरण भूगोल जैव भूगोल से अंतर संबंधित है। जैव मंडलीय वृत्त पारिस्थितिकी तंत्र में स्थल मंडल में स्थित विभिन्न भूआकारों का अध्ययन करते हैं, जो मुख्य रूप से भूआकृतिक विज्ञान का विषय है। इनके पर्यावरणीय प्रभावों का अध्ययन के रूप में पर्यावरणीय भूआकृति विज्ञान का विकास हुआ है। पर्यावरणीय भूगोल से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। जलवायु के विभिन्न तत्वों का पर्यावरण के संगठन के रूप में अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार जल विज्ञान का अध्ययन भी प्राकृतिक विज्ञानों में किया जाता है। अतः जलवायु विज्ञान पर्यावरण भूगोल से संबंधित है, क्योंकि जलवायु के विभिन्न घटक तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायुदाब, हवाएं आदि पर्यावरण को नियंत्रित करते हैं। वायुमंडलीय प्रकोपों का भी अध्ययन इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में ही किया जाता है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि पर्यावरण भूगोल का अन्य विज्ञानों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ये आपके सामने एक रेखा चित्र प्रदर्शित हो रहा है। इस रेखा चित्र के अंतर्गत जो हमारे विभिन्न प्रकार के जो विज्ञान हैं उन विज्ञानों के आपस में संबंध को बताया गया है। आप देखिए, ऊपर से देखिए भौतिक विज्ञान, नीचे नीचे दिखाया गया आपका जैविक विज्ञान, बीच में आपका जैवमंडल बताया गया है। अब देखो, जैवमंडल के दो भाग बताए गए उन्होंने, अजैविक और जैविक। इन दोनों के जो तीर के निशान बता रहे हैं कि जैविक और अजैविक जो तत्व हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या है,
अंतर संबंधित हैं। जैव तंत्र से पर्यावरणीय जीव विज्ञान का विकास हुआ है और भू जैव तंत्र से पर्यावरणीय भूगोल का विकास हुआ है। इसके अंतर्गत आप ऊपरी ऊपर देख रहे हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के देखिए कितने पार्ट हैं, भौतिक भूगोल, भू विज्ञान, वायुमंडलीय विज्ञान और भूभौतिकी। ये इन सबसे किसका विकास हुआ? जैवमंडल में। जैवमंडल के दो तत्व हो गए, जैविक और अजैविक। इनके दो भाग हो गए, जैव तंत्र और भूजैव तंत्र। जैव तंत्र से पर्यावरणीय जीव विज्ञान का विकास और भू जैव तंत्र से पर्यावरणीय भूगोल का विकास। इसी प्रकार से नीचे देखिए जैविक विज्ञान। जैविक विज्ञान के तीन पार्ट हो गए, प्राणी विज्ञान, पारिस्थितिकी और वनस्पति। इन सबसे मिलकर के किसका विकास हो गया? जैवमंडल का विकास हुआ। इधर भौतिक भूगोल से अंतरिक्ष विज्ञानों का भूगोल और भूभौतिकी से परिशुद्ध विज्ञान, इनसे जैव रसायन और मानव भूगोल का विकास हुआ। ये भी जाकर किसे मिलकर? जैवमंडल। यानी कुल मिलाकर के क्या है, इन सब का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? जैवमंडल। जैवमंडल का विकास जो है विभिन्न प्रकार के विज्ञानों के साथ में हुआ है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के समाज विज्ञानों के साथ में इसका क्या संबंध है? तो पर्यावरण तथा विभिन्न प्रकार के जो हमारा समाज है प्राचीन काल से एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित रहे। मानव सभ्यता का विकास विभिन्न पर्यावरणीय दशाओं में हुआ है। अतः मानव पर्यावरण को अपने विकास काल से प्रभावित करता आ रहा है, लेकिन पूर्व में मानव की आवश्यकताएं सीमित थी, जिससे पर्यावरण को अधिक क्षति नहीं पहुंची थी। यानी कहने का मतलब है कि समाज, अब समाज से किसका विकास हुआ है? समाजशास्त्र से विकास हुआ है। तो एक तरीके से समाजशास्त्र और किसका संबंध हो गया आपस में? पर्यावरण का संबंध हो गया। उसी प्रकार से मानव का विकास का अध्ययन किसमें किया जाता है? एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है, नरजातीय शास्त्र में। तो पर्यावरण का मानव के विकास पर क्या प्रभाव पड़ा यदि हम उसका अध्ययन करते हैं, तो ये किसका विषय हो गया? आपका एंथ्रोपोलॉजी का विषय हो गया। तो मानव सभ्यता के विकास के विभिन्न चरणों के दौरान विभिन्न सामाजिक वर्गों तथा संरचनाओं की उत्पत्ति विकास हुआ है। ये सामाजिक संरचनाएं तथा संगठन मुख्यतः प्राकृतिक पर्यावरण पर आश्रित मानव द्वारा संग्रहित संसाधनों को प्रदर्शित करते हैं। मानव समाज की बढ़ती आवश्यकताओं के संदर्भ में कई पर्यावरणीय समस्या से पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास, पारिस्थितिक तंत्र का संतुलित होना, पर्यावरण अनियमन तथा विभिन्न प्रकार के प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन आदि उत्पन्न हुई है, जिससे पर्यावरण और समाज के मध्य संबंधों का स्वरूप बदलता जा रहा है। किसी भी पर्यावरणीय समस्या का समाधान समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को मद्देनजर रखते हुए ही किया जाता है। तो विगत 200 वर्षों में आधुनिक समाज ये मानने लगे हैं कि तकनीकी जो डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, उसके असीमित प्रयोग के परिणाम स्वरूप अधिक से अधिक संसाधन संग्रह करने का सरल तरीका निकाला जा सकता है। इसमें रासायनिक उर्वरकों में कीटनाशकों का उपयोग करके अधिक खाद्य उत्पादन बढ़ाना, पालतू पशुओं और फसलों की उन्नत किस्मों का विकास करना, विशालकाय बांधों और नहरी जाल द्वारा खेतों को सींचना, उद्योगों के विकास करना प्रमुख है। इन सभी का परिणाम है कि तीव्र आर्थिक वृद्धि तो हुई, लेकिन ऐसे गैर संपोषित विकास ने पर्यावरण को क्षति भी पहुंचाई। हमारे उद्योगमुखी समाज के लिए वस्तुओं की आपूर्ति करने वाला औद्योगिक विकास और गहन कृषि बड़ी मात्रा में जल, खनिज, ईंधन उत्पादों, अन्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है कि जो मानव धीरे धीरे जैसे जैसे आधुनिक मानव विकास करता जा रहा है, उसने अपने तकनीकी ज्ञान के फलस्वरूप जो विकास किया है, बड़े बड़े बांध बनाए, नहरी सिस्टम डेवलपमेंट किया है, उर्वरकों के द्वारा पूरे विश्व में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर दिए, लेकिन इसका परिणाम स्वरूप जो हमारा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ उसकी तरफ भी हमें देखना चाहिए। क्योंकि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ, इन्वायरमेंट की गुणवत्ता खराब हुई, उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? मानव पर। एक तरफ तो हम क्या कर रहे हैं, मानव के विकास के लिए ही इन संसाधनों का बढ़ावा दे रहे हैं, और यदि मानव को उनका नुकसान हो रहा है तो फिर मानव का विकास कहाँ हुआ? तो इसके बारे में भी हमारे को सोचना है। पर्यावरण तथा समाज के मध्य परस्पर क्रिया को सामाजिक और राजनीतिक तंत्र पर भी निर्भर करती है। यानी पर्यावरण और समाज के मध्य जो क्रियाएं होती हैं वो किस पर निर्भर करती हैं? कुछ मात्रा में राजनीतिक तंत्र पर निर्भर करती हैं। और हमारा राजनीतिक तंत्र का अध्ययन किसमें किया जाता है? राजनीतिक विज्ञान में किया जाता है। इस प्रकार से हमारा पर्यावरण और राजनीतिक विज्ञान के बीच में भी घनिष्ठ रूप से संबंध पाया जाता है। पर्यावरणीय अवबोध पूंजीवादी एवं समाजवादी व्यवस्थाओं में भिन्न मिलता है। तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों के वितरण तो असमान होता ही है, इसके साथ ही सामाजिक, आर्थिक और जनसंख्या कारकों में भी असमानता पाई जाती है। प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकांशतः समाज का अधिकार होता है, अतः समाज अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले संसाधनों का प्रबंधन समय के विवेक से करता है। इस प्रकार समाज और पर्यावरण के मध्य घनिष्ठ संबंध होता है। तो इस प्रकार से इसके अंतर्गत हमने विभिन्न प्रकार के जो विज्ञान
समाजशास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस आदि का जो हमारे इन्वायरमेंट से जो संबंध है उस संबंध के बारे में हमने बात की। तो विभिन्न प्रकार के जो विज्ञान हैं, चाहे भौतिक विज्ञान हो और जैविक विज्ञान हो, इन भौतिक विज्ञान और जैविक विज्ञानों का सम्मिलित परिणाम हमारा इन्वायरमेंट है। तो इस संसार के अंदर जो भी कोई घटना जैविक और अजैविक तत्वों के रूप में घटित होती है या जैविक अजैविक तत्वों को प्रभावित करती है, तो इसका सीधा असर किस पर पड़ता है? इन्वायरमेंट पर पड़ता है। और इन्वायरमेंट किसको प्रभावित करता है? मनुष्य को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस संसार में जितने भी विभिन्न प्रकार के जो विज्ञान और जो सामाजिक विज्ञान के जो विषय क्षेत्र हैं और इन्वायरमेंट का जो अध्ययन है, वो आपस में एक दूसरे से क्या है, बहुत अधिक मात्रा में अंतर संबंधित हैं। ये सब उसके सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं।